हाँ हाँ, ले ले बेटा इंजेक्शन। कभी पिछवाड़े में, कभी ग्लास में घोल के। अरे मम्मी तो मैं के कहूँ मैं इंजेक्शन कोई पानी में गिर के पीवेगा के। तो मैं तो पहले सिकंदर शिलाजीत भी इंजेक्शन ही लगा था। वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टडी अगर किसी सप्लीमेंट के ऊपर करी गई है तो वो है क्रिएटिन। लगभग 3000 से ज़्यादा स्टडी क्रिएटिन के ऊपर अभी तक की जा चुकी है, जिसमें से 700 से ज़्यादा स्टडी ह्यूमंस के ऊपर की जा चुकी है, जो क्रिएटिन के बेनिफिट्स और उसकी सेफ्टी को प्रूव करती है। लेकिन फिर भी क्रिएटिन सबसे ज़्यादा बदनाम सप्लीमेंट है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मिथ हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में फैले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी मिथ को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिन एक छोटा ट्राइपेप्टाइड है जो 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, मेथियोनिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। क्रिएटिन इन 3 अमाइनो एसिड की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर बनता है। हमारी किडनी और लीवर दोनों मिलके क्रिएटिन बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिएटिन एक स्टेरॉइड नहीं है, क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद बनाती है। जिस तरीके से छोटी छोटी ईंटों से मिला के घर बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। जब भी हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल से मिलती है। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी उस एटीपी के 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को तोड़कर हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब बॉडी एटीपी कैसे प्रोड्यूस करती है इसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो होता है एरोबिक सिस्टम, यानी कि जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो थोड़ी स्लो होती है, जैसे स्लो हम वॉक पे जा रहे हैं या स्लो जॉगिंग हम कर रहे हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के दौरान हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी स्लोली यानी कि धीरे धीरे होती है। तो इस प्रोसेस में जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो फैट और ग्लूकोज की हेल्प से थोड़ा स्लोली प्रोड्यूस होता है। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है एनारोबिक एक्टिविटी। जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम कोई 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर हम जैसे फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रहे हैं, तो इन सभी एक्टिविटी में जो एटीपी रिक्वायरमेंट हमको होती है वो पहले वाले प्रोसेस से थोड़ी सी जल्दी होती है। तो यानी कि इस एक्टिविटी के दौरान एटीपी जल्दी प्रोड्यूस होती है, तो हमारी बॉडी इसमें सिर्फ ग्लूकोज की हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। तीसरा जो सिस्टम है वो है फॉस्फोजन एनर्जी सिस्टम। जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पर हमको सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हैवी स्क्वाट कर रहे हों, हैवी बेंच प्रेस कर रहे हों, हैवी डेड लिफ्ट कर रहे हों, तो उस टाइम पे हमको सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी यानी कि एकदम से एनर्जी चाहिए होती है बहुत सारी। लेकिन हमारी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बहुत जल्दी एटीपी बना सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं, तो उस टाइम पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी होती है कि हमारी बॉडी एटीपी को उतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और जितना एटीपी पहले से हमारी मसल में स्टोर होता है वो विद इन 3 सेकेंड सभी खत्म हो जाता है, मतलब पूरा एटीपी का स्टोर खत्म हो जाता है। तो यानी कि अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी है और आपकी बॉडी के पास एटीपी को जल्दी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी नहीं है, और जितना एटीपी पहले से आपकी मसल्स में स्टोर था वो भी सब एटीपी खत्म हो चुका है।
तो अगर अब आप अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो अब सबसे जबरदस्त चीज होती है, जब आपकी बॉडी ने 3 सेकंड के अंदर सभी एटीपी के मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर लिया, तो बॉडी क्या करती है, एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें से 3 फॉस्फेट में से सिर्फ एक ही फॉस्फेट एटम का यूज करती है। बाकी के 2 फॉस्फेट उस मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही अटैच रहते हैं, और एटीपी के 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, जो अपने किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस होता है। अब हमारी मसल्स के अंदर ही एक और मॉलिक्यूल स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, और यहाँ पे सबसे जबरदस्त बात यह है कि क्रिएटिन फॉस्फेट के पास अपने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, मतलब उसके पास एटीपी नहीं होता और वो नए एटीपी भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती है, तो उस टाइम पे वो जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है वो अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल उन एडीपी मॉलिक्यूल्स को दे देता है जो पहले हमारे किसी काम के नहीं थे। तो उन एडीपी के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही क्रिएटिन फॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल देता है तो वो एडीपी फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में और आपको फिर से एनर्जी मिल जाती है। तो यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बात ये है कि जब हम कोई इंटेंस एक्टिविटी या फिर हम कोई सडन एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे एटीपी को जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने में क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है, और वो हमारी हेल्प किस तरीके से करता है, अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल दान में देकर। तो अब बात ये आती है कि हमारी बॉडी में ये क्रिएटिन फॉस्फेट आया कहाँ से। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी खुद क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है, तो वो क्रिएटिन फॉस्फेट में चेंज होकर हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है। दूसरा, थोड़ा बहुत क्रिएटिन हमारी डाइट से भी हमको मिलता है। नॉन वेजिटेरियन लोग जो रेड मीट खाते हैं उनकी डाइट में लगभग 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन पाया जाता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान को लगभग 5 ग्राम क्रिएटिन एक दिन का चाहिए होता है। तो चाहिए कितना होता है, 5 ग्राम, और नॉन वेजिटेरियन डाइट से हमको मिलता कितना है, लगभग 1 से 2 ग्राम। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जितना क्रिएटिन स्टोर होना चाहिए, जितना क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर होना चाहिए, उतना ना होके उसका सिर्फ 50 से 60% ही स्टोर होता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सफर करते हैं वेजिटेरियन लोग, जिनकी डाइट में मात्र 0.01 ग्राम क्रिएटिन ही पाया जाता है। तो उनकी मसल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट के जो लेवल्स होते हैं वो और भी कम होते हैं, यानी कि बस 30 से 40%। तो यानी कि हमारी मसल्स जितना मैक्सिमम क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर कर सकती है, एक नॉर्मल इंसान की मसल्स में वो क्रिएटिन फॉस्फेट का लेवल सिर्फ 50 से 60% होता है। वो इसीलिए क्योंकि उसको जितना क्रिएटिन एक दिन में रिक्वायर्ड है उतना उसकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और ना ही उतना क्रिएटिन उसको अपनी डाइट से मिलता है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर हमको अपनी मसल्स के क्रिएटिन स्टोर्स को सैचुरेट करना है, यानी कि उनके लेवल को अगर बढ़ाना है, तो हमको क्रिएटिन का बाहर से सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो यानी कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है कि वो उतना क्रिएटिन बना पाए जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, और एक नॉर्मल इंसान की डाइट में उतना क्रिएटिन नहीं है जितना हमको रिक्वायर्ड होता है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम बाहर से क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो अब सवाल यह है कि कितना क्रिएटिन हमको लेना चाहिए। तो क्रिएटिन को कंज्यूम करने के लिए 2 अप्रोच बनाई गई हैं। सबसे पहली जो अप्रोच है उसमें ये बताया गया कि आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जिसमें आपको क्रिएटिन लोड करना चाहिए, क्योंकि आपकी मसल्स के अंदर जो क्रिएटिन के लेवल है वो बस 50 से 60% ही है। तो आपको उन लेवल को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको क्रिएटिन को लोड करना चाहिए।
लोडिंग का मतलब होता है कि लगभग 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन एक हफ्ते तक मुझे कंटिन्यू लेना चाहिए, तो जिससे आपकी बॉडी के जो क्रिएटिन लेवल हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं और आपकी मसल्स के अंदर जो क्रिएटिन का स्टोर है वो भर जाता है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब आपकी क्रिएटिन के लेवल सैचुरेट हो जाते हैं तो आपको उसको मेंटेन रखने के लिए 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे लेना चाहिए, ताकि आपके वो लेवल जो है मेंटेन रहे। तो ये पहली अप्रोच है जिसमें एक हफ्ते तक आपको लोडिंग फेज चलाना होता है, यानी कि 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन एक दिन में लेना होता है एक हफ्ते तक, और एक हफ्ते के बाद आपको मेंटेनेंस फेज में 5 ग्राम क्रिएटिन एक दिन का लेना चाहिए। दूसरी जो अप्रोच है उसमें ये बताया गया है कि आपको लोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 ग्राम क्रिएटिन ही रोज 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे ही रोज कंटिन्यूसली लेते रहें। लेकिन मेरी अकॉर्डिंगली पर्सनली मुझे जो लोडिंग फेज वाली जो अप्रोच है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक रिसर्च स्टडी में ऐसा भी पाया गया कि लोडिंग फेज वाली अप्रोच को फॉलो करने वाले लोगों को जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी देखने को मिलते हैं, और दोनों में से ही किसी भी अप्रोच का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए पर्सनली मुझे लोडिंग फेज वाली जो अप्रोच है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग क्रिएटिन को साइक्लिंग करने के भी सोचते हैं। वो क्या करते हैं कि 3 हफ्ते क्रिएटिन को चलाते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते का ऑफ ले लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखा है जो क्रिएटिन 3 महीने क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद 1 महीने के लिए ऑफ कर देते हैं, ऐसे ऑन ऑफ वो करते रहते हैं। लेकिन एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों को कंटिन्यूसली 5 साल तक क्रिएटिन दिया गया बिना किसी ब्रेक के, और उनमें किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। तो यानी कि आप क्रिएटिन को लगातार ले सकते हैं बिना किसी डर के, उसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे आपको। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन की सबसे बेस्ट और एक ऐसी फॉर्म है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च करी गई है। आजकल थोड़ा फैशन की वजह से क्रिएटिन की डिफरेंट नई फॉर्म्स आ गई हैं, जैसे क्रिएटिन HCl वगैरह वगैरह, और ये सभी फॉर्म आजकल एडवर्टाइज किया जाता है कि ये बाकी जो फॉर्म है क्रिएटिन HCl ये बेटर है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से। लेकिन ये सभी कंपनियों की एक चाल है, एक कंपनियों का जाल है जिसमें आपको फंसना नहीं है। कोई भी रिसर्च स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि क्रिएटिन की बाकी सभी फॉर्म क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से बढ़िया है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक सस्ता सप्लीमेंट है बाकी सभी क्रिएटिन से। क्रिएटिन HCl अगर आप खरीदेंगे तो लगभग 300 से 400 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और उसके बेनिफिट उतने ही हैं जितने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टिक टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा रिसर्च होने वाली क्रिएटिन की फॉर्म में से एक है। सबसे ज़्यादा लोग अगर गलती किसी चीज़ में करते हैं तो वो करते हैं कि क्रिएटिन को कब लें। तो कुछ लोगों के मन में सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है वो इस चीज़ को लेके होता है कि क्रिएटिन को मुझे एज अ प्री वर्कआउट लेना चाहिए कि या फिर क्रिएटिन को मुझे एज अ पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए। तो एक स्टडी में ये पाया गया कि क्रिएटिन को एज अ पोस्ट वर्कआउट लेना स्लाइटली बेनिफिशियल है क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट लेना, क्योंकि अगर आप क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट लेते हैं तो उस क्रिएटिन को आपके ब्लड तक पहुंचने में ही 60 मिनट लग जाते हैं, मतलब 1 घंटा लग जाता है, और उसके बाद ब्लड से आपकी मसल्स तक पहुंचने में उसको और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यानी कि क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट लेना कोई भी एक सेंस वाली बात नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिएटिन आप हमेशा एज अ पोस्ट वर्कआउट ही कंज्यूम करें। अच्छा, दूसरी गलती जो सबसे बड़ी लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो क्रिएटिन को खाली अकेले ही कंज्यूम करते हैं, पानी में क्रिएटिन डाला और ले लेते हैं। एक स्टडी में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि अगर आप क्रिएटिन को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं तो उससे आपके क्रिएटिन के जो लेवल हैं वो ज़्यादा सैचुरेट होते हैं, यानी कि आपकी मसल्स में जो क्रिएटिन के लेवल है वो ज़्यादा बढ़ते हैं अगर आप क्रिएटिन को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं। इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि क्रिएटिन अगर खाली हम अकेले लें और क्रिएटिन को अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ लें
तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ लेने पर लेवल में ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यानी कि अगर आप अपने क्रिएटिन का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिएटिन आप हमेशा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ लें। और पोस्ट वर्कआउट मील की इंपॉर्टेंस हम सब लोग जानते हैं। हम अपने पोस्ट वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो कंज्यूम करते ही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिएटिन को अपने पोस्ट वर्कआउट शेक या फिर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के साथ लें, तो आपको बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को क्रिएटिन लेने के बाद अपसेट स्टमक यानी कि ब्लोटिंग, पेट में थोड़ा अजीब सा जैसे लगने वाली चीज़ों का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो 5 ग्राम क्रिएटिन एक बार में ना लें, वो अपनी 5 ग्राम की जो डोज है उसको 2 बार स्प्लिट कर लें, 2.5 ग्राम और 2.5 ग्राम, और उनको थोड़ा इंटरवल देके आप कंज्यूम करें। मतलब 2.5 ग्राम सुबह कंज्यूम कर लें और 2.5 ग्राम आप शाम को कंज्यूम कर लें। तो इससे होने वाली ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम्स है उनसे आपको थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। और इसके बाद भी अगर आपको अपसेट स्टमक जैसी परेशानियां होती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार, अपने डॉक्टर खुद ना बने। और क्रिएटिन, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनको अपसेट स्टमक या फिर ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बात करें क्रिएटिन के बेनिफिट्स की, तो क्रिएटिन का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि वो आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए आप हैवी बेंच प्रेस कर रहे हैं और आपको 10 रैप निकालने हैं। 8 रैप के बाद जब आप एग्जॉस्ट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो 8 रैप के बाद बाकी की वो 1 से 2 रैप को परफॉर्म करने में क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है। और वो हम समझ चुके हैं कि वो 8 रैप के बाद जब हमारे पास एटीपी नहीं होते तो एटीपी जनरेट करके आपको वो जो सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है वो क्रिएटिन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जिम के अंदर आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। इस रिसर्च स्टडी में ये पाया गया कि क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करने के बाद आपकी बॉडी के जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं वो घट जाते हैं, आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये सभी चीज़ें हमारी हेल्प करती है एंटी एजिंग में। क्रिएटिन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और कई रिसर्च स्टडी में ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे कैंसर जिसमें ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर की ग्रोथ को स्लो करने में भी क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है। तो यानी कि जिम के अलावा जो हमारी मेडिकल फील्ड है उसमें भी क्रिएटिन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे फायदे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 50 से 60 साल की उम्र के आसपास हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटने लगती है और हमारा मसल मास जो है वो लॉस होने लगता है। तो अगर 50 से 60 साल की उम्र के आसपास वाले लोग क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करते हैं तो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ घटने लगती थी वो मसल स्ट्रेंथ क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करने के बाद घटती नहीं है और आपको उस एज में भी एनर्जेटिक फील होगा। तो यानी कि एडल्ट लोगों के साथ साथ एज्ड लोगों में भी क्रिएटिन का बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। कुछ लोगों में क्या होता है, 30 साल की उम्र के आसपास ही मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके की बीमारी को हम सार्कोपीनिया नाम की बीमारी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी एज में ही आपकी मसल स्ट्रेंथ घटने लगती है, आपका मसल लॉस होने लगता है। तो अगर आप क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करते हैं तो सार्कोपीनिया जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है, यानी कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ जो टाइम के साथ घटने लगती है उसको आप क्रिएटिन की हेल्प से बचा सकते हैं। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में आपकी मसल स्ट्रेंथ को बनाए रखने में और आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करने में भी क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है। एक हैवी वर्कआउट के बाद हमारी मसल फाइबर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद रिकवरी के बाद वो मसल फाइबर्स फिर से जुड़ते हैं। तो क्रिएटिन हमारी हेल्प स्पीड बढ़ाने में करता है रिकवरी की, यानी कि जिम के बाद जो हमारी रिकवरी होती है
उसकी स्पीड को क्रिएटिन काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। क्रिएटिन के और कई बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपके मसल मास को भी इंक्रीज करता है, ये आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और क्योंकि हमारी बॉडी में जितना क्रिएटिन पाया जाता है उसका 95% जो क्रिएटिन होता है वो मसल्स के अंदर होता है, और जो 5% क्रिएटिन होता है वो हमारे माइंड और टेस्टिस में भी पाया जाता है। तो कई बार ब्रेन इंजरी की वजह से हमको हेडेक और डिजीनेस जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी ब्रेन के क्रिएटिन लेवल कम है तो एटीपी में कमी होने की वजह से आपको और ज़्यादा हेडेक और ज़्यादा डिजीनेस का सामना करना पड़ सकता है। तो क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करने से आपके ब्रेन के एटीपी लेवल्स एक नॉर्मल रेंज में आते हैं, और जिससे हेडेक और डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च स्टडी में ऐसा भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रेन प्रॉब्लम होती थी, ब्रेन इंजरी की वजह से हेडेक और डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम होती थी, क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करने के बाद इन प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। क्रिएटिन को लेकर लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरते हैं वो है वाटर रिटेंशन। एक्चुअली में जब हम क्रिएटिन खाते हैं तो वो क्रिएटिन हमारी बॉडी में जाके क्रिएटिन फॉस्फेट में चेंज होता है। वो क्रिएटिन फॉस्फेट हमारी मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। उन क्रिएटिन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को कंफर्टेबली स्टोर कराने के लिए हमारी जो मसल्स होती हैं वो अपने अंदर वाटर ड्रॉ कर लेती हैं, मतलब वाटर खींच लेती हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती है उनमें जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ताकि वो उन क्रिएटिन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को कंफर्टेबली स्टोर कर सके, जिसकी वजह से हमारी जो मसल फाइबर का साइज है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी मसल्स के अंदर अब वाटर ज़्यादा होल्ड हो गया, तो होल्ड होने की वजह से आपकी जो मसल फाइबर का साइज है वो बढ़ जाता है। तो देखो, वाटर रिटेंशन दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपकी स्किन के नीचे वाटर रिटेंशन हो, और एक आपकी मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन हो। आपकी स्किन के नीचे जो वाटर रिटेंशन होता है वो ज़्यादातर सॉल्ट की वजह से होता है, सोडियम की वजह से जो वाटर रिटेंशन होता है, वो वाटर रिटेंशन आपको एक फ्लफी और एक चबी टाइप लुक देता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्रिएटिन से होने वाला जो वाटर रिटेंशन है वो आपकी मसल्स के अंदर होता है, जो आपको एक फुलर लुक अचीव करने में भी हेल्प करता है। तो क्रिएटिन से होने वाले वाटर रिटेंशन से बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन एग्जैक्टली वहां पर होता है जहां पर हम चाहते हैं, यानी कि मसल्स के अंदर। सबसे ज्यादा बदनाम क्रिएटिन जिस चीज को लेके है वो है किडनी प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि क्रिएटिन को लेने के बाद आपको किडनी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर आपको पहले से ही कोई किडनी प्रॉब्लम है तो आपको क्रिएटिन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद ना बने। अगर आपको पहले से कोई किडनी प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही क्रिएटिन लें। जब भी हम क्रिएटिन लेते हैं तो और उसका यूटिलाइज हम करते हैं तो वो क्रिएटिन का एक बाय प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। तो जब भी हम कोई अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्रिएटिनाइन के जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े बढ़े हुए आते हैं, तो जिससे लोग क्या होते हैं वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि उनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जब आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्रिएटिन अपने बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनाइन में तो चेंज हो गई, और ऑब्वियसली आपकी बॉडी के क्रिएटिनाइन जो लेवल हैं वो बढ़ेंगे। और जब आप कोई भी किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें वो क्रिएटिनाइन के लेवल बढ़े हुए आएंगे, तो उससे आपको किसी भी तरीके की डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आप पानी का कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा करें, पानी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करें। अगर आप पहले 3 लीटर पानी पीते थे तो आप 4 लीटर पानी पिए, 5 लीटर पानी पिए, तो जिससे आपको भी थोड़ा अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ तो मुझे अब किडनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके दिमाग से एक जो डर है वो भी निकल जाएगा, और वाटर ज़्यादा कंज्यूम करने से आपकी किडनी बढ़िया फिल्ट्रेशन करेगी, तो आपको किडनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी जो लोगों को प्रॉब्लम लगती है क्रिएटिन से वो है हेयर लॉस।
हेयर लॉस का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है डीएचटी यानी कि डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। हमारी बॉडी का जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो एक एंजाइम की हेल्प से डीएचटी में कन्वर्ट होता है, और डीएचटी जो होता है वो हमारे हेयर को थिन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस होने लगता है। बहुत सारी रिसर्च स्टडी ये प्रूव करती हैं कि क्रिएटिन लेने के बाद हमारे जो डीएचटी लेवल है वो 40% से लेके 60% तक इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन डीएचटी लेवल इंक्रीज होने से जो हेयर लॉस है उसका कोई डायरेक्ट एक रिलेशन देखने को नहीं मिला। मतलब क्रिएटिन ने आपके डीएचटी लेवल को तो जरूर बढ़ाया, लेकिन क्रिएटिन लेने के बाद आपका हेयर लॉस हो ये कोई भी स्टडी प्रूव नहीं करती। हाँ, जिन लोगों में जेनेटिकली यानी कि फैमिली हिस्ट्री थी मेल पेटल बॉल्डनेस की यानी कि हेयर लॉस की, क्रिएटिन लेने के बाद उनमें देखा गया कि उनका जो हेयर लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जिनमें ये प्रॉब्लम पहले से नहीं थी यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उनमें ये देखा गया कि क्रिएटिन लेने के बाद उनमें किसी भी तरह का कोई भी हेयर लॉस देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्रिएटिन के बारे में डिटेल्स। आपने देखा होगा कि क्रिएटिन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है। मैं मेजर साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करूं, मुझसे अगर कोई पूछे कि क्रिएटिन के क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर रिटेंशन की वजह से जो आप वेट गेन करेंगे तो वो हो सकता है आपके लिए एक साइड इफ़ेक्ट का काम करे। और किसी इंसान को अगर किडनी की पहले से ही कोई बीमारी है तो उसको क्रिएटिन लेने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। क्रिएटिन एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है अपनी डेली डे टू डे लाइफ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो इसको आप बिना किसी डर के कंज्यूम कर सकते हैं।